नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारा दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जैसे कि इस चैप्टर के नाम से सिद्ध हो जाता है, हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियों का विकास हुआ, जो अलग अलग प्रकार की कल्चर्स का विकास हुआ है, उनके बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, कुछ बेसिक बातों को समझ लो। देखो, क्षेत्रीय संस्कृतियों का अर्थ होता है क्षेत्र अर्थात किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी एक सेपरेट एरिया में संस्कृति अर्थात कल्चर, ठीक है, उनका निर्माण अर्थात वहां पर उस चीज का जन्म होना या फिर उस चीज का विकास होना। ठीक है, जैसे कि अगर आप आज से 50 साल पहले देखोगे तो हमारे देश में जीन्स वगैरह का कल्चर नहीं था। 50 साल पहले की हम केवल बात करें, आज आप देखो, हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए तो बनाई ही नहीं जाती थी। लड़कों के लिए उनकी भी अगर हम बात करें तो इंडिया में इतना अधिक कल्चर नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर लड़के हों, लड़कियां हों, बूढ़े हों या फिर जवान हो, हर कोई जीन्स पहने घूमता। तो ये एक प्रकार का कल्चर में चेंजमेंट है। ठीक है, तो संस्कृतियां जो होती हैं वो बदलती रहती हैं टाइम टाइम पर, ठीक है, और इनका विकास भी होता रहता है अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग टाइम पीरियड में। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है ये मध्यकाल पर आधारित है। तो मध्यकाल में अलग अलग क्षेत्रों में कितनी और कौन कौन सी संस्कृतियों का विकास हुआ, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से कल्चर्स का निर्माण हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर काफी बड़ा था, इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है जिसमें हमने इस चैप्टर का लगभग 60% पोर्शन कवर कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 की लिंक दे दी है एंड साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट भी दे दी है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 से लेकर के अभी तक के आए हुए और आने वाले सारे वीडियोस आगे चल करके देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। जो हमारा सन 2023 का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री की क्लासेस यहां पर करवा रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही साथ हमने नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। उस लिंक के माध्यम से आप स्टोर पर जाकर के डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। एंड हाँ, अभी एक बात याद रखना, अभी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे मेन चैनल पर कंप्लीट हुए हैं, इसलिए हमने 50% का डिस्काउंट रखा है। तो डिस्काउंट अभी चल रहा है, जिन लोगों को फायदा लेना है ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की क्षेत्रीय संस्कृतियां किसे कहते हैं एंड इनका विकास कैसे होता है। तो देखो, किसी भी प्रकार की अलग, जैसे कि हमारे आप उत्तर प्रदेश में देखो तो एक अलग प्रकार की संस्कृति मिलेगी, आप बिहार में चले जाओ तो अलग अलग प्रकार की संस्कृति मिलेगी। संस्कृति का अर्थ है अलग प्रकार का खान पान, अलग प्रकार की पूजा पाठ। जैसे कि आप देखोगे तो छठ पूजा बिहार में बहुत अधिक होती है, लेकिन पूरे देश में नहीं होती है। होती है कहीं नहीं होती है। आप चले जाओ कहां पर, कश्मीर साइड में, तो वहां पर ऊन से रिलेटेड काम ज्यादा होगा। ठीक है, ऊन से रिलेटेड जैसे कि पश्मीना शॉल वगैरह बनाई जाती हैं। आप चले जाओ पश्चिम बंगाल में तो मछली से रिलेटेड कल्चर ज्यादा मिलेंगे। आप चले जाओ केरला साइड में तो वहां पर आपको कल्चर अलग मिलेंगे। आप पंजाब साइड में चले जाओ, आप हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाओ, राजस्थान साइड में चले जाओ, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों का विकास अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की परंपराओं और अन्य भागों से आए हुए लोगों के विचारों के साथ मिलकर के इनका विकास हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को हमने पार्ट 1 में डिस्कस यहां पर किया है। आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट 1 में ये भी डिस्कस किया था कि चेर, जो कि आज केरल राज्य का हिस्सा है, ठीक है, चेर एक राज्य था जो कि आज जो हमारा, जहां हमें केरल देखने को मिलता है, उसी के अंदर पहले मौजूद था। ठीक है, तो चेर में मलयालम भाषा का विकास हुआ है। तो अलग अलग राज्यों में जो आप देखोगे, अच्छा, हमारा देश जब आजाद हुआ था, आजादी के बाद में जब देश में अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया था, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था कि हर राज्य को उसकी भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए। ठीक है, हिंदी भाषा वाले राज्य अलग रखे जाएं, कन्नड़ वाले राज्य अलग रखे जाएं, मलयालम वाले अलग रखे जाएं, तेलुगु वाले अलग रखे जाएं, तमिल वाले अलग रखे जाएं। इसको लेकर के पोट्टी स्वामी जी आंदोलन पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल कर दी थी, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री जी दौरे पर गए तो उनको काली झंडी दिखाई गई और उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्यों
का गठन किया गया, ये चीज़ में देखने को मिलती है। तो अलग अलग राज्यों में जो भाषाओं का विकास हुआ, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि मलयालम भाषा का विकास चेर राज्य में किस प्रकार से हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर समझ लेना। इसके बाद में हमने डिस्कस किया शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय का विकास कैसे हुआ। अच्छा, जगन्नाथ भगवान के ऊपर प्रश्न आते ही रहते हैं। अभी अगर आप देखो तो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली थी, 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें जाकर के शामिल हुए थे। तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पर प्रश्न आता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मिलता है राजस्थान और शूरवीरता की परंपराएं। अगर आप राजस्थान का इतिहास देखोगे तो आपको राजस्थान में कई सारी शूरवीरता की परंपराएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि जौहर नाम की प्रथा राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, जब पति युद्ध करने के लिए जाते थे, राजा युद्ध करने के लिए जाते थे, तो महिलाएं चिता सजा करके जौहर करने के लिए तैयार बैठी होती थी। ऐसा साहस आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। तो राजस्थान की ऐसी कई सारी परंपराएं हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। राजस्थान का कल्चरल इतिहास जो है, ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की कि राजस्थान को इतना अधिक जो तो सांस्कृतिक राज्य कैसे बनाया गया, वहाँ की संस्कृतियाँ इतनी अधिक कैसे विकसित हुई, इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सती प्रथा वगैरह अगर आप देखोगे, जौहर वगैरह देखोगे, तो इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी। अच्छा, अगर आप कथक नृत्य को देखोगे तो हमारे भारत देश के जो शास्त्रीय नृत्य हैं कितने 6, उनमें से एक आपको मिलता है कथक नृत्य। कथक नृत्य का जो विकास है वो बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं की वजह से हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये एक पहले एक जाति थी कथक नाम की, जो कथा कहानी कहने वाले लोग थे उनकी थी। ठीक है, वो अपने हाव भाव के माध्यम से पूरे की पूरी जो है तो कथा कहा करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ, राजघरानों ने इसको प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसने रासलीला का रूप ले लिया। फिर अगर आप देखो तो राजस्थान के जयपुर में विकसित हुआ, लखनऊ में विकसित हुआ। जो नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब, उन्होंने भी, वाजिद अली शाह, उन्होंने भी इसको संरक्षण प्रदान किया। फिर धीरे धीरे ये काफ़ी विकसित हो गया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसे बंद करने की कोशिश की। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासकों ने, लेकिन फिर भी इसका जो है विकास होता रहा धीरे धीरे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 6 शास्त्रीय नृत्यों में इसको जगह दी गई। ठीक है, जो 6 शास्त्रीय नृत्य चुने गए उनमें इसको जगह दी गई। अच्छा, हमारे भारत देश के 6 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो एक तो आपको मिल गया कथक, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा कथकली, चौथा ओडिसी, पांचवा कुचिपुड़ी और छठा मिलता है मणिपुरी। तो ये 6 शास्त्रीय नृत्य आप याद रखना, एंड कथक नृत्य का इतिहास भी जरूर पढ़ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। यहां तक हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था, पार्ट 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है। आई होप कि इस टॉपिक को आप डिटेल में एंड थोड़ा सा डीपली समझें, क्योंकि अगर आप लघु चित्र की परंपरा को समझोगे तो यहां से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, लघु चित्र अगर आप प्राचीन काल के इतिहास को देखोगे तो कला के क्षेत्र में, ठीक है, जिन लोगों ने विकास किया है वो बहुत ही अद्भुत है और उससे आज भी हमें सीखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली समझना। सबसे पहले पॉइंट में कहा जाए कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु का अर्थ ही होता है छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि लघु रूप यानी कि छोटा रूप। ठीक है, तो लघु चित्र अर्थात छोटे छोटे चित्र। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। समझो इस चीज को। देखो, हम बात करें मध्यकाल की, ठीक है, मध्यकाल की, जब हमारे पास में इतनी अधिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम कलर वगैरह बनाने के लिए जैसे आज आधुनिक काल में हम देखते हैं तो इस प्रकार से हम नहीं बना पाते थे, लेकिन उस टाइम पर भी लघु चित्रों का कॉन्सेप्ट विकसित किया गया। ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ वो हम आगे डिस्कस करें। तो लघु चित्र जैसे छोटे लघु चित्र जो थे, इन्हें आमतौर पर जल रंग अर्थात वाटर कलर, जिनका हम आज यूज करते हैं, आज तो ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है, बट पहले तो नहीं आते थे। पहले इनको बनाया जाता था। ठीक है, बनाने के बाद में कपड़े या कागज के ऊपर इन जल रंगों के माध्यम से डिजाइन तैयार की जाती थी, आर्ट बनाई जाती थी, जिसे हम लघु चित्र कहते हैं। ठीक है, ये चित्रकला की एक परंपरा थी। ठीक है, प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी के तख्तों पर चित्रित किए गए थे। अगर हम प्राचीनतम लघु चित्रों की बात करें, सबसे पुराने लघु चित्र जो हमें देखने को मिलते हैं तो कहते हैं कि जो ताड़पत्र थे, जिनके बारे में हमने क्लास 6 में डिस्कस किए थे, पांडुलिपि, ताड़पत्र, इनके बारे में, तो ताड़पत्रों और इसके अलावा लकड़ी की तख्तियां थी। ठीक है, ताड़पत्र अर्थात पेड़ की छाल होती थी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो।
तो पेड़ की छाल पर, इसके अलावा जो लकड़ी की तख्तियां, इनके ऊपर लघु चित्रों को बनाया जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो हमें देखने को मिलते हैं वो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। अच्छा, हम जितने भी लघु चित्रों की बात करें, ठीक है, उनमें से अगर हमें सबसे सुंदर लघु चित्र कहीं पर देखने को मिलते हैं तो पश्चिम भारत में जैन ग्रंथ जब लिखे जा रहे थे, ठीक है, जैन ग्रंथों को लिखा जा रहा था, तो इन जैन ग्रंथों को चित्रों के माध्यम से आसानी भाषा से एक्सप्लेन किया जाए, इसके लिए इसमें कुछ चित्र भी डाले गए थे, ठीक है। अब जो चित्र डाले गए थे उनमें इन लघु चित्रों का प्रयोग किया गया था। लघु चित्र बना करके इन जैन ग्रंथों में रखे गए थे। तो उनके माध्यम से अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे सुंदर एग्जाम्पल यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें सबसे सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे, अर्थात इनमें लघु चित्र हमें देखने को मिलते हैं। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां, इन्होंने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, अर्थात जैसे कि मुगल बादशाह अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, जब इन्होंने जो चित्रकार थे इनकी परंपरा, इनकी कला को देखा तो इनको संरक्षण भी प्रदान किया कि भाई हम तुमको संरक्षण प्रदान करेंगे और तुम्हारा विकास करवाएंगे, जो कि प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्य की पांडुलिपियां चित्रित किया करते थे। ऐसे चित्रकार जो इतिहास और काव्य की पांडुलिपियों को चित्रित किया करते थे, इनको अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया और इनका विकास भी करवाया। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सार्वजनिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। जब ये लोग पांडुलिपियों को लिखते थे तो पांडुलिपियों में प्रश्न आता है कि पांडुलिपियों में आप किन चीजों को चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करोगे। तो सबसे पहला दरबार का दृश्य। दरबार के दृश्य में क्या क्या होता था कि राजा बैठे हैं, ठीक है, इधर मंत्री बैठे हैं, ठीक है, बीच में व्यक्ति आ रहा है, अपना समस्या का बता रहा है और उसका राजा समाधान करे। तो इस प्रकार से पूरा चित्र बना करके पांडुलिपियों में रखा जाता। फिर लड़ाई के कि भाई एक तरफ राजा अपना धनुष बाण लेकर खड़े, एक तरफ तलवार लेकर के दूसरा खड़ा है, ठीक है, और युद्ध चल रहा है तो युद्ध का पूरा दृश्य। शिकार का दृश्य कि भाई जानवर भाग रहा है, राजा पीछे पीछे से उसका शिकार करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी इसमें चित्रित किए जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। अच्छा, हाँ देखो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मुगल साम्राज्य को देखोगे तो मुगल साम्राज्य का जैसे जैसे अंत होने लगा, शाहजहां के बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे मुगल साम्राज्य टूटने लगा, इसका अंत होने लगा, तो भाई इन चित्रकारों को भी लगने लगा कि अब अगर हम भी यहाँ पर रुकते हैं तो हमारा भी अंत हो जाएगा। फिर इन्होंने देखा कि भाई जो राज्य उभर रहे थे, जिन राज्यों में विकास हो रहा था, वहाँ पर जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो ये चित्रकार मुगल दरबार को छोड़ करके नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कला रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों, राजस्थान के राजपूती दरबारों, ठीक है, को प्रभावित किया। अर्थात इन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी अपनी कला का विकास किया था चित्रकारों ने, उस कला को ले जा करके जो दक्षिण भारत के राज्य थे, वहाँ के जो दरबार थे, वहाँ पर अपनी कला का जो तो प्रस्तुत की और वहाँ पर उस कला का विकास और किया गया। राजस्थान की जो राजपूती दरबार थे वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, ठीक है, और वहाँ पर इनकी कला को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित भी रखा और उसका विकास भी किया, ठीक है। कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं हर किसी के पास में जो कि विशिष्ट होती हैं, तो इन्होंने अपनी विशेषताओं को भी रखा और उसका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे, ठीक है। तो जैसे मुगलों के लिए ये उनके दरबारों की चित्र चित्रित किया करते थे, उनकी लड़ाइयों के चित्र लगाया करते थे, ठीक है, युद्ध के, शिकार के चित्र जैसे बनाया करते थे, ठीक है। उसी तरह से अभी जब राजपूती इलाके में आए, जब दक्षिण भारत में गए तो वहाँ के भी उसी तरह के चित्र वहाँ पर जाकर के चित्रित करने लगे और वहाँ पर भी उसी तरह की कलात्मक कृतियाँ वहाँ पर भी अपनी दिखाने लगे। तो लघु चित्र की जो परंपरा है कहाँ से शुरू हुई, अगर आप देखोगे तो जैन ग्रंथों में सबसे सुंदर में देखने को मिलती है, प्राचीनतम ग्रंथों से शुरू हुई। फिर ये मुगल दरबार में जाकर के इसको थोड़ा सा वहां पर समर्थन दिया गया, विकसित किया गया। फिर जब मुगल साम्राज्य का अंत होने लगा तो दक्षिण भारत में और राजपूती इलाके में जब ये गए, राजस्थान के राजपूती इलाके में और मुगल दक्षिण भारत में, तो वहां पर इनको और प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। अभी तक इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसको सुरक्षित रखा और उसका विकास भी इन्होंने किया, ठीक है। आगे बढ़ते, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था हिमाचल के इर्द गिर्द, ठीक है। आधुनिक हिमाचल के
इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी इलाके में 17वीं शताब्दी के बाद में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रबल शैली का विकास हुआ। एक मिनट थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसको। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी के इलाके में 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रबल शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहना शैली कहा जाता है। हाँ, अब इस चीज को देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक शब्द का अंतर है, ये यहाँ पर में और लगा होगा कहाँ पर। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी के इलाके में, हाँ है इस इलाके में, ठीक है। हिमालय की जो तलहटी वाला इलाका है, ठीक है, हम कह सकते हैं आज के टाइम पर जो हिमालय आपको देखने को मिलता है उसके आसपास वाले इलाकों में, ठीक है, उसके आसपास वाले इलाकों में जो लोग वहां पर रहते थे उन्होंने लघु चित्र की एक साहसपूर्ण और प्रभावशाली शैली का विकास किया, ठीक है, कि भाई छोटे छोटे चित्र बनाएंगे लेकिन उसमें साहसी चीजों को दिखाया जाएगा, ठीक है, और प्रभाव प्रबल शैली का उसमें प्रयोग किया जाएगा, जिसे बसोहना शैली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बसोहना शैली। इसमें होता क्या था, यहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई, ठीक है, उसे भानुदत्त की रसमंजरी नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्रश्न कैसे आएगा? तो यहां पर प्रश्न ऐसे आएगा कि बसोहना शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो याद रखना 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न यह भी आ सकता है कि लघु चित्र की साहसपूर्ण एवं भावप्रबल शैली जिसका विकास हिमालय के इर्द गिर्द हुआ है, नाम क्या है? तो याद रखना बसोहला शैली। क्या नाम इसका? नाम बसोहला शैली है इसका नाम, ठीक है। बसोहली शैली इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इसका नाम याद रखना, ठीक है। इसका विकास कहां पर हुआ है एंड इसका विकास कब हुआ है, ठीक है। और इस शैली को क्या कहते हैं? बसोहली शैली कहा जाता है। यहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित हुई है उसे भानुदत्त की रसमंजरी कहा जाता है इस शैली में, ठीक है। एंड 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों के अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। देखो, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में और उसके बाद में उसने दिल्ली को विजित कर लिया, तो लोगों को लगा कि भाई अब नादिर शाह ने यहाँ पर इस इलाके को विजित कर लिया, हो सकता है कि हमारा भी अंत कर दे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इसने जब इस इलाके को जीता था तो बहुत ज़्यादा मतलब विनाश हुआ था, ठीक है, क्योंकि नादिर शाह एक ऐसा आपको आक्रमणकर्ता देखने को मिलेगा जिसने लूटपाट बहुत अधिक की थी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो दिल्ली इलाके में जितने भी अमीर घराने के लोग रहते थे वो सभी वहाँ से भाग गए थे, ठीक है, वो सभी भाग गए थे। हमने पिछले चैप्टर्स में इसके इतिहास को डिस्कस किया है, आगे क्लास 12th में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब इसने आक्रमण किया था तो क्या हुआ था, जो यहाँ पर मुगल कलाकार थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए कि भाई अगर हम यहाँ से भाग करके दिल्ली से और मैदानी इलाके में चले आएंगे तो हमारी कला का विनाश हो जाए, क्योंकि हमारी कला को वहाँ पर समर्थन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, और धीरे धीरे विकास तो दूर की बात रही, विनाश और हो जाएगा। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर आप देखो बसोहली शैली का विकास हुआ था, वहाँ पर इनको क्या हुआ, आश्रयदाता मिल गए, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली का वहाँ पर विकास हुआ। वहाँ पर एक और नई शैली का विकास हुआ, कांगड़ा शैली का, ठीक है। तो इस कांगड़ा शैली का भी इतिहास आप याद रखना। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली जीतने के बाद में यहाँ के जो मुगल कलाकार थे उन्होंने मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए कि यहाँ पर अगर हम जाते तो हमारा विनाश हो जाएगा, दिल्ली से तो वो निकल ही चुके थे, तो उन्होंने पहाड़ी इलाकों में जाना उचित समझा और पहाड़ी इलाकों में उन्हें आश्रयदाता अर्थात उनकी कला को संरक्षण प्रदान करने वाले मिल गए और वहां पर जाकर के उन्होंने एक चित्रकारी की एक नई कला जिसका नाम है कांगड़ा शैली, इसका विकास किया, ठीक है। 18वीं सदी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। जो कांगड़ा के कलाकार थे, कांगड़ा शैली के जो कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, 18वीं सदी के मध्य तक आते आते धीरे धीरे क्या किया, एक और शैली का विकास किया जिसने लघु चित्र में एक नई जान डाल दी, ठीक है। हाँ, उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा समझो। देखो हुआ क्या, 18वीं सदी के मध्य तक आते आते जो ये कांगड़ा शैली के कलाकार थे, इन्होंने एक नई प्रकार की शैली का विकास फिर से किया, ठीक है। अच्छा, कला के क्षेत्र में आप देखो कितनी प्रकार की शैलियों का विकास हो चुका। हम लघु चित्र की परंपरा को देख रहे हैं और लघु चित्र की परंपरा में हमने बसोहली शैली का विकास देखा, कांगड़ा शैली का विकास देखा और कांगड़ा शैली के ही अंतर्गत वैष्णव परंपराओं को
स्रोत मान करके एक नई प्रकार की शैली का फिर से विकास किया गया। ठीक है, एक नई कांगड़ा के कलाकारों ने ही एक नई शैली का और विकास किया। ठीक है, जो कि वैष्णव परंपराओं से जुड़ी हुई थी। ठीक है, वहाँ के वैष्णव परंपराओं से जुड़ी हुई थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। ठीक है, मतलब चीज़ों का या फिर हम कहें कि विषयों का काव्यात्मक निरूपण करना, ये कांगड़ा शैली की एक नई विशेषता थी जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बारे में चित्र के रूप में पूरा सा डिटेल में क्लास 12th में दिया गया, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि किस शैली का विकास कब हुआ और उसके पीछे का रीजन क्या था। बेसिक बातें यहाँ पर दी गई, तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर आप बेसिक समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल नज़दीक से। यहाँ पर बंगाल की बात करें कि भाई बंगाल में जो आपको सांस्कृतिक परंपराएं देखने को मिलती हैं, पूरे के पूरे बंगाल राज्य के बारे में काफ़ी यहाँ पर बेसिक बातें काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं, तो इनको भी देखते हैं। ठीक है, अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। हाँ देखो, जैसे आप अलग अलग क्षेत्रों को देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों के नाम वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। और अब भाई हम तो देखते हैं कि भाई अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर आए थे तो हिंदी लोगों को हिंदी कहते थे। ठीक है, हिंदी भाषी देसी लोग कहते थे, आज भी गाँव वाले लोगों को देसी कहा जाता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ की बोली के आधार पर, वहाँ पर बोली जो होती है उसी के आधार पर उस क्षेत्र का नाम भी रख देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हो सकता है कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली, ठीक है, जिसे बांग्ला भी कहा जाता है, ये बोलते थे, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं कि भाई आज वहाँ पर बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, बंगाली भाषा बोली जाती है और उस क्षेत्र का नाम भी बंगाल है। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई बंगाल का नाम वहाँ की भाषा के आधार पर रखा गया हो। ठीक है, किंतु आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई है। अगर आप आज की बंगाली देखोगे जो आपको बंगाल में देखने को मिलती है ये भाषा, तो ये भाषा संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। लेकिन अगर हम प्रारंभिक अर्थात ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग अर्थात आज से लगभग 2 से 2,500 साल पहले के इतिहास को देखेंगे तो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रारंभिक अर्थात आज से लगभग 2-2,500 साल पहले के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन करते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं बोलते ही नहीं थे। आप थोड़ा सा यहाँ पर तिकड़ा में समझो क्या कहा जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि आज जो बंगाली भाषा बोली जाती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, फिर हम बंगाल की बात करें, ठीक है, तो वो भाषा संस्कृत से निकली हुई मानी जा रही है, क्योंकि उसमें संस्कृत से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये भाषा संस्कृत से निकली हुई है। लेकिन अगर हम प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों को देखें जो वहां से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है, अगर हम जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे जब ये इन ग्रंथों को लिखा गया तब। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि उस टाइम पर बंगाल के जो लोग थे वो संस्कृत से निकली हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि भाई बंगाल का नाम बंगाल पड़ा कैसे और इस भाषा का विकास कैसे हुआ, इन दो चीज़ों को समझो। तो ईसा पूर्व चौथी से तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व चौथी से तीसरी यानी कि आज से लगभग 2200 से 2300 साल पहले की बात की जा रही है। ठीक है, बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे। कब? ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से तीसरी से चौथी शताब्दी यानी कि 200 से 300 साल पहले की यहाँ पर बात की जा रही है। 300 साल पहले हुआ क्या, बंगाल और मगध के बीच में वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे। अच्छा, मगध राज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और बंगाल के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जिस कारण हुआ क्या, संभवतः वहां संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया। ठीक, क्योंकि मगध में संस्कृत बोलने वाले काफी सारे लोग थे। ठीक है, और चूंकि मगध में संस्कृत बोलने वाले बहुत सारे लोग थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण भी वहां पर जाने लगे और वहां पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। चौथी शताब्दी के दौरान यानी कि आज से लगभग हम कह सकते हैं कि भाई यही कुछ 1600-1700 साल पहले की बात की जा रही है। तो चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण कर लिया और वहां पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। हमने देखा था कि प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों जो कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य की बात की जाए अर्थात आज से लगभग 2500 साल पहले, तो 2500 साल पहले अगर आप देखोगे तो वहां पर संस्कृत का महत्व तो नहीं था, क्योंकि वहां पर जब बंगाल और मगध का
संबंध स्थापित होते हैं तो चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात आज से लगभग 2300 से 2400 साल पहले। और ये ग्रंथ आज से लगभग 2500 साल पहले लिखे गए और उससे भी पहले। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब इन ग्रंथों को लिखा गया था, प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों को, तब वहां पर संस्कृत का प्रभाव नहीं था और वहां पर तब जो भाषा बोली जाती थी वो प्योर बांग्ला थी, ठीक है। लेकिन जब यहां पर बंगाल और मगध के बीच में वाणिज्यिक संबंध स्थापित होते हैं, व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, तब वहां पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगता है। फिर चौथी शताब्दी के दौरान, अर्थात आज से लगभग 1600 से 1700 साल पहले, गुप्त वंश के शासकों ने वहां पर जब राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया अपना, ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण वहां पर जब बना लिया तो वहां पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया और इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल वहाँ पर हो गए, ठीक है। जो हमारे यहाँ की गंगा की मध्य घाटी के भाषा थी, कि गंगा की मध्य घाटी की भाषा थी और संस्कृत जो थी, इन दोनों का प्रभाव वहाँ पर होने लगा। कहाँ पर? बंगाल वाले इलाके में, ठीक है। और जब ये प्रभाव वहाँ पर अधिक प्रबल हो गया तो वहाँ की भाषा में काफ़ी अंतर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर वहाँ पर जो भाषा का विकास हुआ वो भाषा संस्कृत से मतलब उपजीवी मानी जाती है, ठीक है। उसमें संस्कृत का काफ़ी अधिक हिस्सा देखने को आपको मिलेगा। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जिनका नाम था हुएनसांग, इन्होंने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। देखो वहाँ की बंगाली भाषा एक पहले से थी, लेकिन जब यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा तो यहाँ पर संस्कृत भाषा भी आ गई। धीरे धीरे हुआ क्या कि संस्कृत भाषा का महत्व ज़्यादा बढ़ गया और बंगाली भाषा का कम हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे अंतर आया और बंगाली और संस्कृत भाषाओं का मिला जुला रूप विकसित हुआ, ठीक है, जिसे आज हम बंगाली के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आज आप देखो तो हमारे यहाँ की जो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है। हम टाइप इंग्लिश में करते हैं लेकिन लिखते हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला रूप है। इसी तरह से आपको जो लैंग्वेज देखने को मिलती है आज के टाइम पर बंगाल की, वो बांग्ला और संस्कृत, इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। संस्कृत से उपजी हुई बंगाली भाषा आज वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ उसे हम बंगाली के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो संस्कृत से उपजी हुई आज मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि हम देखें हमारे यहाँ पर जब तक अंग्रेज नहीं आए, अंग्रेजी का कोई अस्तित्व नहीं था। अंग्रेज आए, अंग्रेजी का महत्व बढ़ने लगा, धीरे धीरे और बढ़ा। आज व्हाट्सएप में जिस लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हो, आप लिख रहे खाना खा लिया, है हिंदी का लेकिन लिख इंग्लिश में रहे हो, ठीक है। तो मतलब है हिंदी लेकिन लिख इंग्लिश में रहे हो, तो मिली जुली भाषा है। इसी तरह से ये भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, वैसे टोटली मिली जुली नहीं है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय बंगाल राज्य का उद्भव हुआ। कब? 8वीं सदी से, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि सन 700 से 800 के बीच की हम बात करें, ठीक है। 8वीं सदी वही हुआ। तो 700 से 800 के बीच में क्या होता है कि पाल शासकों के अंतर्गत क्षेत्रीय बंगाल राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, ठीक है। कब? 14वीं से 16वीं सदी के बीच में, यानी कि सन 1300 से लेकर के 1600 के बीच की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बीच में होता क्या है कि यहाँ बंगाल पर सुल्तान अर्थात मुगलों का शासन रहा है, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, ठीक है। यहाँ पर मुगलों का शासन रहा है बंगाल में, बट वो दिल्ली में जो शासक बैठे थे उनसे स्वतंत्र थे, उनसे अलग थे ये शासक। 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा और उस समय प्रशासन की भाषा को फारसी वहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होती रही, ठीक है। देखो अकबर ने जब बंगाल को जीता तो उसे एक सूबा बना दिया, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रांत, एक राज्य के रूप में उसे दर्जा दिया गया, ठीक है। और वहाँ की जो प्रशासन की भाषा रखी गई वो फारसी रखी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ की बंगाली भाषा का विकास होता रहा, ठीक है। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि 15वीं शताब्दी तक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, समय आगे बढ़ता है, तो वहाँ की उपभाषाएं, ठीक है, और जो बोलियां थी, आप देखो हर राज्य में उपभाषाएं देखने को मिलती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो उत्तर प्रदेश की भाषा तो हिंदी है वैसे, ठीक है, लेकिन आप कानपुर में जाओगे, लखनऊ में जाओगे, कन्नौज में जाओगे, और जैसे जैसे आप अलग अलग जगहों पर जाओगे तो आपको अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की उपभाषाएं देखने को मिलेंगी। हिंदी ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, तो उसी को उपभाषाएं कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोलियां कहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली
समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, यानी कि ये सारी की सारी भाषाएं मिलकर के एक सामान्य रूप से साहित्यिक भाषा बन गई। ठीक है, ये साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भारत की बोलचाल की भाषा थी, यानी कि वहां पर जो वहां की आम जन की भाषा थी, आम जनता जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे बात करने के लिए, वो भाषा यहाँ पर बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते ये साहित्यिक भाषा, ठीक है, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है, जहां आज पश्चिम बंगाल स्थित है वहां पर ये भाषा बोली जाती थी। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, बंगाली की भाषा का अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर जो बंगाली भाषा पर बोली जाती है इसका उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास में अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो तो वहां पर जब अकबर ने शासन किया तो फारसी भाषा को वहां की स्थानीय या फिर कहें कि प्रशासन की भाषा बना दिया। ठीक है, इसके अलावा वहां पर जनजाति लोग भी रहते थे, इसके अलावा वहां पर अंग्रेज भी गए, डच भी गए और भी कई सारे विदेशी लोग गए। तो इस भाषा का जो विकास हुआ है, ठीक है, इस भाषा का जो क्रम विकास हुआ है अनेक अवस्थाओं से गुजरी। संस्कृत के अलावा गैर संस्कृत शब्दों का भी विशाल भंडार आपको इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि जनजातीय भाषाएं हो गई, ठीक है, फारसी है, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें शब्द भंडार अगर आप देखोगे तो बंगाली भाषा में बहुत अधिक शब्द भंडार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारी जो प्राकृत भाषा है, जिसे प्राकृत भाषा कहा जाता है, दुनिया की सबसे अधिक शब्द भंडार वाली भाषा प्राकृत भाषा है। आज हिंदी में अगर हम देखें तो उर्दू के कई शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फारसी का भी कर लेते हैं, हिंदी का भी कर लेते हैं, संस्कृत का भी कर लेते हैं, कई सारे पर्यायवाची शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हिंदी भाषा में भी कई सारे आपको शब्द भंडार मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको जो बंगाली भाषा आज के टाइम पर देखने को मिलती है उसमें भी कई सारे शब्द भंडार हैं। कौन कौन से? जैसे कि जनजाति है, फारसी है, यूरोपीय भाषाएं और अन्य अनेक स्रोत हैं, ठीक है, जिससे इस भाषा का विकास हुआ। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, जो ये विकास हुई, जो भाषा का विकास हुआ है वो आधुनिक बंगाली भाषा का हिस्सा बन गया है। ठीक है, ये सारी की सारी भाषाएं जो हैं वो आधुनिक बंगाली भाषा का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, इन भाषाओं को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य कि दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हाँ, इस चीज़ को समझो। अच्छा, बंगाली के जो प्रारंभिक साहित्य लिखे गए थे उनको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, फिर दो श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली श्रेणी की अगर बात की जाए तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद हैं, जिसे मंगल काव्य कहा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ भक्ति साहित्य भी है। ठीक है, भक्ति मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, संस्कृत महाकाव्यों के अनुवादों को रखा गया है पहली श्रेणी में। ठीक है, बंगाली के अगर आप प्रारंभिक साहित्य देखोगे जो स्टार्टिंग में साहित्यों की रचना की गई थी तो उनमें दो श्रेणी आपको देखने को मिलती है। पहली श्रेणी में जो संस्कृत के महाकाव्य थे उनको बंगाली भाषा में कन्वर्ट करके या फिर हम कहें कि उनका अनुवाद करके, ठीक है, उनको अनुवाद करके हमने, जैसे कि मंगल काव्य हो गया, भक्ति साहित्य से जुड़ी हुई जो कहानियां हमें देखने को मिलती हैं, जो वैष्णव आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे उनकी जीवनियां हैं, इत्यादि चीज़ों को कन्वर्ट करके मतलब अनुवाद करके संस्कृत से बंगाली भाषा में अनुवाद करके लिखा गया। ठीक है, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। ठीक है, जैसे कि मैनामती हो गया, गोपी चंद्र है, गोपी चंद्र के गीत हैं, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल दूसरी श्रेणी में। ठीक है, नाथ साहित्य दूसरी चीज़ों में शामिल है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। अगर आप पहली श्रेणी के जो साहित्य देखने को मिलेंगे, जो ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं जिसमें मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे जो पुस्तकें थीं संस्कृत की, इनको जो अनुवाद किया गया था, इनका काल निर्धारण करना आसान है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां हमको मिल जाती हैं जो कि बताती हैं कि इनकी रचना कब की गई। ठीक है, इनकी रचना कब की गई, उनकी कालावधि हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो इनमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना किस कालावधि में की गई। ठीक है, ऐसी अनेक पांडुलिपियां हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी श्रेणी के ग्रंथों की बात करें, फिर दूसरी श्रेणी के हम साहित्य की बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कृतियां मौखिक रूप से सुनी कही जाती थीं। ठीक है, इसलिए उनका सही काल निर्धारण करना नहीं किया जा सकता। भाई, जिस चीज़ का विकास आप मौखिक रूप से करोगे, लिखित स्रोत जिसके नहीं मिलते हैं हमको, तो उसको तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, हम यहाँ पर इसका किस प्रकार से काल निर्धारण कर लें। अब भाई
किसी ने बात कही, फिर उसने दूसरे ने सुनी, दूसरे ने कही, तीसरे ने सुनी। तो ऐसे मौखिक रूप से जिस चीज़ का विकास होता है उसका काल निर्धारण करना, टाइम पीरियड डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। खास तौर से पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव ज़्यादा था, उन्होंने उन चीज़ों को लिपिबद्ध कर दिया अर्थात लिख दिया, जिस वजह से उनको पढ़ना समझना आज आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है पीर और मंदिर। इस चीज़ को भी समझो। 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़ करके दक्षिण पूर्वी बंगाल में के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर आप पश्चिम बंगाल के इलाकों को देखोगे तो यहाँ पर आपको कम उपजाऊ और उपजाऊ दोनों इलाके देखने को मिलेंगे। तो 16वीं सदी में हुआ क्या, जो लोग थे वहाँ के आम जनता थी, उसने क्या किया, बड़ी संख्या में, ठीक है, जो कम उपजाऊ इलाके थे उनको छोड़ दिया और अधिक उपजाऊ वाले इलाके जैसे कि जो जंगली इलाके थे, जो दलदली भूमि थी, वहाँ पर प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, यानी कि पूर्वी बंगाल की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करना उन्होंने शुरू कर दिया और भूमि में धान की खेती करने लगे। ठीक है, जंगल साफ होने लगे और धान की खेती करने लगे। सने सने अर्थात धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरी खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ के इतिहास को अगर आप देखो तो 16वीं सदी में लोग जो थे बड़ी संख्या में इन्होंने कम उपजाऊ वाली जमीन को छोड़ दिया और अधिक उपजाऊ वाली जमीन की ओर प्रवास करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इन्होंने अधिक उपजाऊ वाली जमीन की ओर प्रवास करना शुरू कर दिया तो जंगलों को काटते गए, वहां पर खेती करना शुरू करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानीय खेती करने वाले जो आम लोग थे, जिन्हें अक्सर हम जनजाति भी कहते हैं, ठीक है, जो अक्सर जनजाति लोग थे, इन्होंने क्या किया, ये स्थानीय एक स्थान पर बसने लगे। ठीक है, ये नए समुदाय बनकर के सामने आए, जो कि किसान इनको कहा जाने लगा। किसानों के नए समुदाय इनमें आकर के मिल गए। ठीक है, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुसलमानों का नियंत्रण स्थापित होने लगा। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक आते थे मुसलमानों का नियंत्रण यहाँ पर स्थापित होने लगा, पर उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेशों के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। हाँ, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुसलमानों का नियंत्रण स्थापित होने पर, हाँ, उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेशों के केंद्रीय भाग में जहां पर उपजाऊ जमीन मौजूद थी, अगर हम देखें तो पूर्वी बंगाल की ओर आपको उपजाऊ जमीन देखने को मिलती है, तो वहां पर मुगलों ने जब यहां पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया तो पूर्वी इलाके में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जो कि ढाका नगर था, तो ढाका नगर में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। ठीक है, जो मुगल कर्मचारी थे और अधिकारी थे, उनको जैसे भूमि वहां पर मिलती थी तो भूमि प्राप्त करने के बाद में अक्सर वहां पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। वहां पर जो लोग आकर के रहते थे, वहां पर जो लोग खेती करते थे, भाई वहां पर उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, और उपजाऊ भूमि पर रहने के लिए अधिकतर लोग आते थे। ठीक है, वहां पर लोग आकर के बसने लगते थे। अब जब वहां पर लोग आकर के बसने लगते थे तो वहां पर होता क्या था, वहां पर मस्जिदें लोग बनाते थे और मस्जिदों से लोगों का धार्मिक रूपांतरण करते थे, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन करने का यहाँ पर काम किया जाता था। ठीक है, प्रारंभ में बाहर से आकर बंगाल में बसने वाले लोग यहाँ की अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था का आश्वासन चाहते थे। यानी कि भाई आप अगर कहीं पर जाकर के रहोगे, ठीक है, आप अगर किसी नई जगह पर जाकर रहोगे तो आप चाहोगे कि आपको वहाँ पर कुछ तो व्यवस्थाएं मिलें। सपोज दैट कि आप किसी घर में जाकर के किराए पर रहना चाहते हो, आपने कमरा लिया है, तो आप चाहोगे कि वहाँ पर आपको पानी की सुविधा उपलब्ध हो, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, दो चीज़ें तो आपको चाहिए। इसके अलावा नहाने धोने के लिए और जो है तो नहाने धोने के लिए और पेट वगैरह साफ करने के लिए आपको बाथरूम वगैरह उपलब्ध हो। ठीक है, इसके अलावा आपका रोजगार एक आपको उपलब्ध हो। तो जहाँ कहीं भी आप जाकर के रहोगे तो वहाँ पर कुछ व्यवस्था और कुछ आश्वासन आप चाहोगे। इसी तरह से प्रारंभ में स्टार्टिंग में बाहर से आकर के बंगाल में रहने वाले जो लोग थे वो भी, ठीक है, अक्सर ऐसी वो भी आकर के रहने के लिए कुछ व्यवस्था और कुछ आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता प्रदान करते थे। यानी कि वहां पर पहले से रहने वाले जो लोग थे, वहां पर जिस समुदाय का विकास हुआ था, उस समुदाय का नेता, ठीक है, अर्थात वहाँ का मुख्य व्यक्ति, उसे ये सारे के सारे आश्वासन प्रदान करता था कि भाई आप हमारे यहाँ पर आकर के रहो। जैसे कि आप कहीं पर बिजनेस डालने के लिए जा रहे हो तो आप कुछ चीज़ों की डिमांड करोगे, ठीक है, कि भाई हमें यहाँ पर ये चीज़ चाहिए तभी हम बिजनेस डाल पाएंगे। तो उसी तरह से ये नेता लोग थे उस टाइम पर जो कि आश्वासन प्रदान करते थे कि भाई हम आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे और आप हमारे यहाँ पर आकर रहो। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे, अर्थात शिक्षक भी थे, पढ़ाते लिखाते थे बच्चों को, और निर्णायक अर्थात न्यायाधीश की भी भूमिका
इनका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, ऐसा समझा जाता था। ठीक है, था या नहीं था ये निश्चित नहीं, ऐसा समझते थे लोग कि भाई इनके पास में अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर ने उन्हें पीर कहते थे। ठीक है, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। पीर फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे कि आज के टाइम पर आप इस्लाम में मौलवी वगैरह देखते हो। ठीक है, उसी तरह से ये पीर पहले हुआ करते थे वहाँ पर, जिनको लोग नेता मानते थे। ठीक है, समुदाय का नेता मानते थे। अब चूंकि वहाँ पर मुगलों ने आकर के पूर्वी इलाके में पहले से अपनी राजधानी बना ली थी, वहाँ के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, वहाँ पर मस्जिदें बना ली थी। ठीक है, मस्जिदों में बैठ करके जो ये नेता लोग होते थे ज्ञान दिया करते थे, लोगों का धार्मिक रूपांतरण किया करते थे। तो वही लोग जब यहाँ पर कोई नया व्यक्ति रहने के लिए आता था तो उसको आश्वासन और व्यवस्था देते थे, उसका धार्मिक रूपांतरण करते थे, अन्य चीजें उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, लोग कहते थे कि भाई इनके पास में अलौकिक शक्तियां भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोगों को कंसल्ट जल्दी कर लेते थे। ठीक है, लोगों को जैसा आप चाहते हैं आपकी डिमांड पूरी करना और आपको अपनी बात मनवा लेना, इनके पास में कुछ खूबियां थीं। ठीक है, इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, ठीक है, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू तथा बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। एक मिनट थोड़ा समझो, इस पीर श्रेणी में सबसे पहले संत, ठीक, दूसरा सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव। ठीक है, एक तो हो गया संत। ठीक है, जो इस पीर की श्रेणी में कौन कौन लोग आते थे उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। पीर किसे किसे कहा जाता था उसके यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि सबसे पहले हो गए संत। ठीक है, संत लोगों को पीर कहते थे। दूसरा सूफी लोग हो गए। ठीक है, इनको कहा जाता था, और अन्य धर्म के जो महानुभाव होते थे उनको। इसके अलावा साहसी उपनिवेशी, ठीक है, जो वहाँ पर साहस के साथ में रहने वाला उपनिवेशी है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला। दूसरा देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा। ठीक है, जिस योद्धा ने वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े काम किए हों उसे देवत्व प्राप्त समझा जाता था। ठीक है, और वो इसके अलावा विभिन्न हिंदू तथा बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं इस पीर की श्रेणी में। ठीक है, पीरों की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई। वहाँ पर पीरों की पूजा की जाने लगी, इनकी मज़ारें बनाई जाने लगी। ठीक है, उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं, आज भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अगर आप टाइम पीरियड में देखोगे तो यहाँ पर मंदिर वगैरह बनाने का जोर बहुत तेजी से रहा और 19वीं शताब्दी में आकर के समाप्त हो गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक, 15वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक यहाँ पर मंदिर बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या फिर समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन जाते थे, जिनके पास में पैसा आ जाता था, जिनके पास पावर होती थी, वो लोग मंदिर बनवाने का काम करते थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई देखो हमने मंदिर बनवाया भगवान के लिए, तो हम भगवान के प्रति कितनी अपनी भक्ति रखते हैं। ठीक है, हमारे पास में कितनी शक्ति, तो अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए लोग मंदिर वगैरह बनाया करते थे। बंगाल में साधारण ईंटें और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कि कालू तेली हो गया, कालू तेली था, कसारी, घंटा धातु का कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। अब समझो इसे क्या कहा जा रहा है, बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों के समर्थन से भी बनाए गए थे। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बंगाल में अगर आप देखोगे तो जो शक्तिशाली वर्ग था वो तो मंदिर बनवा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता ही करता था। इसके अलावा अगर आप निम्न सामाजिक समूहों की बात करो जिसमें तेली वगैरह आते थे, घंटा धातु काम करने वाले कारीगर आते थे, ये भी क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे ईंटों, मतलब साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से। ठीक है, मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, बंगाल में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। हाँ, बंगाल में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने काफ़ी अधिक अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है और अंग्रेजों ने वहाँ से काफ़ी अधिक अर्निंग भी की है। ठीक है, हम जब क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बंगाल में जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ आई तो उनके आने से क्या हुआ, यहाँ पर नए आर्थिक अवसर पैदा हुए, जिस कारण से निम्न सामाजिक समूह जैसे कि कालू है,
कालू है, केसरी है, ठीक है, कालू कंसारी, ठीक है, कालू केसरी ने इन अवसरों का लाभ उठाया, ठीक है भाई, वहाँ पर काम करने के लिए नए नए अवसर पैदा हुए तो इन्होंने इसका लाभ उठाया, ठीक है। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने विभिन्न स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी, ठीक है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, भाई आज के टाइम पर आपके पास में अगर पैसा आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप गाड़ी लाओगे, आप घर बनवाओगे, अच्छा आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप अच्छी चीज़ें खाने पीने लगोगे। ये वहाँ पहले लोग क्या करते थे, जैसे जैसे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के स्मारक, ठीक है, अर्थात जैसे कि मंदिर बना दिया, ठीक है, या फिर कोई विशेष प्रकार की चीज़ बना दी घूमने फिरने के लिए, इत्यादि चीज़ों का निर्माण करवा करके अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी, ठीक है। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव एवं छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। समझो, अब जब यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी कंपनियां स्थापित हो गई तो यहाँ पर आर्थिक अवसर नए नए पैदा होने लगे। इससे क्या हुआ, जो निम्न वर्ग था, निम्न सामाजिक समूह थे, कालू वगैरह, जो तेली वगैरह और घंटा धातु का काम करने वाले जो वर्ग थे, उनको क्या है कि पैसा उनके पास आने लगा। जब पैसा आने लगा तो वो अपने पैसा का क्या है कि दिखावा भी करने लगे। अब इसके बाद में पहले लोग क्या करते थे, इनके पास में जो इनके देवी देवता होते थे, जो भगवान की पूजा करते थे, भाई हर कोई अपने घर में देवी देवता रखता है, तो ये लोग अपने छप्पर में जहाँ पर रहते थे, ठीक है, तो छप्पर वगैरह में अपनी झोपड़ी के अंदर भगवान को रखते थे, वहीं पर पूजा करते थे। लेकिन अब जब इनके पास पैसा आ गया और ब्राह्मणों ने इनको मान्यता प्रदान कर दी, तो उसके बाद में ये उनकी प्रतिमाएं बनवाने लगे और मंदिरों में स्थापित करने लगे। इनकी बड़े बड़े मंदिर बनाए जाने लगे और मंदिरों में प्रतिमाओं को स्थापित किए जाने लगे। देखो, ये एक प्रकार की झोपड़ी, पहले ऐसी झोपड़ी में मंदिर भगवान को रखा जाता था, उनकी पूजा होती थी। लेकिन जब उनके पास में प्रतिष्ठा आ गई तो ऐसे चौचाला वाले मंदिरों को बनाया जाने लगा, ठीक है, ऐसे मंदिरों को बनाया जाने लगा। आप समझो, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति छप्पर की जो बंगाल की छप्पर झोपड़ी की तरह दो चाला, यानी कि दो छतों वाली, एक छत इधर होगी और ऐसी एक छत उधर भी होती, ठीक है। ये आपकी दो चाला छप्पर झोपड़ी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो मंदिर यहाँ पर बनाए जा रहे थे, मंदिरों की स्थापित किए जाने लगे, ठीक है, तो जो मंदिर बनाए गए थे, तो इन मंदिरों की जो शक्ल होती थी और जो उनकी आकृति होती थी, ये बंगाल की छप्पर झोपड़ी की तरह दो चाला, दो छतों वाली या फिर चौचाला, चार छतों वाली होती थी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखो तो ये एक दो चाला वाली छप्पर झोपड़ी है, ठीक है, छप्परदार झोपड़ी, और ये एक चौचाला वाला मंदिर है, यानी कि चार तरफ से, एक तरफ इधर इधर और उसी तरफ से उधर उधर, चार तरफ से ऐसी, मतलब ऊपर से लिंटर डाला गया है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से। इस कारण मंदिर की स्थापत्य कला विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मंदिर में, ठीक है, मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट प्रकार की बंगाली शैली का इसमें आपको प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। मंदिर आमतौर पर एक वर्णाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, ठीक है, एक वर्गाकार, हाँ वर्गाकार, ठीक है, एक वर्गाकार चबूतरे पर, कुछ इस प्रकार से चबूतरे पर बनाए जाते थे, ठीक है। इस प्रकार के चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाए जाते थे और उसमें उनके भीतरी भाग को सजावट नहीं, उसके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिर की बाहरी दीवारें, हाँ मंदिर की अंदरी दीवारें जो होती थी उनमें कोई सजावट नहीं रखी जाती थी, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर आप बाहरी दीवारें देखोगे तो वहाँ पर चित्रकारी हो गया, सजावटी टाइल्स हो गए, टाइलों अथवा मिट्टी की पोटियों से इनको सजाया जाए। जैसे कि अगर आप देखोगे इस मंदिर में तो बाहर तरफ ये चित्र बना दिया, ये इस प्रकार के बना दिए, तो ऐसे, और ये देखो डिज़ाइन तैयार की गई, डिज़ाइन बनाई गई, तो ये देखो ऊपर डिज़ाइन बनाई गई, देखो पूरा लगाया गया है। तो अंदर से इतना अधिक आपको सजावट देखने नहीं मिलेगी, लेकिन मंदिर का बाहरी इलाका जो होता था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता था। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विष्णुपुर के मंदिरों, एक मिनट, कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। हाँ, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कुछ इलाकों में अगर आप देखो बंगाल के कुछ इलाकों में अगर आप देखो तो वहाँ पर जब मंदिर बनाए जाते थे तो वहाँ की सजावट बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पर पहुँच गई थी, हाई लेवल पर पहुँच गई थी, वहाँ पर अत्यधिक सजावट होने लगी, जैसे कि आप यहाँ पर इस मंदिर में देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो इस प्रकार के मंदिर बनाते थे, लेकिन जब लोगों के पास पैसा आ गया तो ऐसे मंदिर बनाने लगे।
देखोगे ये आपको फ़र्क देखने को मिलता है। मछली भोजन के रूप में इसको भी समझो। तो बंगाल एक नदी तटीय मैदान है, ठीक है। बंगाल को अगर आप देखो तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप देखो तो समुद्र तटीय भी यही इलाका। तो बंगाल एक नदी तटीय मैदान है जहाँ पर मछली एवं धान की उपज बहुत आयत में होती है, ठीक है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा भी रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी देखने को मिलता है। देखो मछली जो है वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ पर मछली खाना मतलब सबके लिए लाऊ है, ठीक है। मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर भी आपको मिट्टी की पट्टियाँ लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। मंदिरों और विहारों पर भी मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए, ठीक है, टोकरियों में भरते हुए बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। तो यानी कि मछली जो है बंगाल के कल्चर में पूरा तरीके से घुल चुकी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मंदिरों में देखोगे, बिहारों में देखोगे तो वहाँ पर जो चित्र बनाए गए उसमें मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप बाजार में जाओगे तो वहाँ पर भी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। लोगों का प्रमुख धंधा भी मछली है। तो ब्राह्मणों को अगर आप देखोगे, ब्राह्मण जो थे जब बंगाल में गए तो उनको समिश्र भोजन करने की अनुमति नहीं थी। समिश्र भोजन का अर्थ होता है मांसाहारी भोजन करने की अनुमति उनको नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए एक निषेध की ढील दे दी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्राह्मणों के लिए समिश्र भोजन करना अलाउ नहीं था, मांसाहारी चीज़ों को खाना अलाउ नहीं था। लेकिन बंगाल में अगर आप देखोगे तो बंगाल में मछली के इतने अधिक लोकप्रियता थी कि जब वहाँ पर ब्राह्मण लोग गए तो ब्राह्मणों को क्या किया गया कि मछली खाने की, कुछ विशेष प्रकार की मछली खाने की वहाँ पर ढील दी गई, क्योंकि वहाँ पर मछली ही मछली है, ठीक है। अब चूंकि अगर मछली ही मछली है तो मछलियों को खाना इनके लिए थोड़ा सा ढील दे दी गई। लेकिन काफ़ी सारे ब्राह्मण ऐसे थे जो नहीं खाते थे। इसके अलावा बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। उसी खास किस्म की मछली ये ब्राह्मण लोग वहाँ पर खाया करते थे। इसी के साथ में हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर नंबर 8 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक ग्रंथ, जो कि हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा चैप्टर। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 49 मिनट का वीडियो हो गया। 1 मिनट रिवाइज करने में लगेगा। पार्ट 2 ही रिवाइज करेंगे, पार्ट 1 हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। हमने यहाँ पर देखा कि लघु चित्र की परंपरा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि लघु चित्र की परंपरा जो केवल स्थानीय रूप से थी, उसको मुगल बादशाहों ने इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, ठीक है। यहाँ पर दरबार के दृश्य, लड़ाई और इसके अलावा शिकार के दृश्य बनाए जाने लगे, ठीक है। इसके बाद में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो पतन होने के बाद में दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों में और इस राजस्थानी राजपूत दरबारों में इनको ज़्यादा महत्व मिला, ठीक है। इनको यहाँ पर ये वहाँ पर गए, ठीक है, उनको वहाँ पर शरणदाता मिले और इसके बाद में वहाँ पर इनका विकास किया गया। फिर धीरे धीरे होता ये कि बसोना शैली का भी विकास हुआ, लघु चित्र परंपरा के अंतर्गत ही, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कांगड़ा शैली का विकास हुआ। कांगड़ा शैली के अंतर्गत एक नई शैली का फिर से विकास हुआ। तो इस तरह से लघु चित्र की परंपरा का विकास हुआ। फिर हमने बंगाल के नज़दीक बंगाल को देखा, तो हमने सबसे पहले बंगाली भाषा की किस तरह से विकास हुआ वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। इसके बाद में बंगाल में जो वहाँ की संस्कृति है, ठीक है, उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा कि भाई 2 श्रेणियाँ, ठीक है, बंगाली भाषा में 2 श्रेणियाँ जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। बंगाली की प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियाँ, हमने इन दोनों श्रेणियों को देखा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा पीर और मंदिर के बारे में। क्या है, बंगाली साइड की यहाँ पर बात की जा रही है, बंगाल में मंदिरों का विकास कैसे हुआ और यहाँ पर पीर मंदिर जो थे किसे कहते हैं, ठीक है। तो पीर किसे कहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बंगाल साइड में जो तो मंदिरों का विकास कैसे हुआ, मस्जिदें कैसे बनाएंगी, ठीक है। यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में आकर के लोग रहने क्यों लगे, ठीक है, इस चीज़ को हमने पर देखा। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर यह भी देखा कि यहाँ पर जो निम्न सामाजिक समूह था उसने अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा, ठीक है। उसके बाद में उसने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कैसे क्यों करवाया जाने लगा, ठीक है। बंगाल में जो अमीर लोग थे वो मंदिर क्यों बनवाते थे, गरीब लोगों ने मंदिर बनवाना क्यों शुरू किया, इस चीज़ को हमने देखा। एंड इसके अलावा मछली भोजन के रूप में इतने सारे टॉपिक आज के इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए हों। लेकिन अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब मैं इसका क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे तो उसमें जरूर कवर करेंगे। एंड आई होप कि हमारा जो मेहनत है वो काम आई होगी एंड आपको वीडियो समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में चैप्टर नंबर 8 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।